नमस्कार, आदाब। ब्लैक हेडलाइन सप्ताह के इस नए एपिसोड से पहले आप सबको सोनी टीवी, क्राइम पेट्रोल टीम और अनूप सोनी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। हम ये दुआ करते हैं कि आने वाला साल 2018 आपके जीवन में खुशियां भर दे। आठ अक्टूबर 2017 को अपराध के शातिर खिलाड़ियों द्वारा एक ऐसा काला इतिहास रचा गया जिसकी कल्पना फिल्मों और उपन्यासों में तो होती रही है, लेकिन एक इम्पॉसिबल मिशन को असलियत में पॉसिबल बना दिया गया। मुंबई जैसे भीड़ भरे शहर, बोरीवली रहवासियों के बीच सैकड़ों लोगों की नाक के नीचे एक ऐसी कारस्तानी को अंजाम दिया गया जिसमें मुंह खुले और आंखें फटी की फटी रह गई। यह अपराध क्राइम हिस्ट्री का वो काला अध्याय बना जिसमें प्लान बनाने वालों ने उन तक पहुंचने के निशान भी नहीं छोड़े थे। वेल प्लान्ड और वेल एग्जीक्यूटेड कहा जाने वाला यह अपराध मुंबई पुलिस को अपनी भूमिका अदा करने के लिए ललकारने वाला था, लेकिन 8 अक्टूबर 2017 रविवार सुबह 7:45 बजे जो हो चुका था उसे सुर्खियां बनने में अभी 24 घंटे बीतने बाकी थे। मैडम 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 वो मैडम सर दिस वे। हटिए सब लोग, हटिए सब लोग, साइड। सर क्या आपको किसी पे भी शक है कि ये काम किसने किया होगा? नहीं मैम, मुझे कोई आइडिया नहीं है। सर टोटल 290 लॉकर्स हैं, जिसमें से 35 लॉकर्स तोड़े गए और यहाँ तक पहुँचने के लिए ये सुरंग बनाई गई। बैंक में सबसे पहले किसने देखा था? सर सुबह मैंने अपने असिस्टेंट मैनेजर को और क्लीनर को क्लीनिंग करवाने के लिए भेजा था। चलो
मैडम मैडम सैटरडे संडे होने की वजह से 2 दिन बैंक बंद था। सर समझ में ही नहीं आ रहा है ये सब कैसे हो गया। कस्टमर्स भी पीछे रहे। सर सुरंग बहुत लंबी है, अंदर जाके देखना पड़ेगा। ठीक है, जाओ तुम अंदर, तुम दोनों भी साथ में जाओ। लॉकर रूम के अलावा ब्रांच में और भी कहीं लूटपाट हुई है क्या? नहीं सर, लॉकर रूम तो बाहर से लॉक था और एज पर पॉलिसी कस्टमर्स के प्राइवेसी के लिए लॉकर रूम में सीसीटीवी अलाउड नहीं है। गौतमी, बैंक के अंदर और बाहर जितने भी सीसीटीवी है सबके फुटेज चेक करो। सर। और मनीष, कल रात कौन सा गार्ड ड्यूटी पे था ये पता करो। सर प्लाई और बम्बू से पूरे सुरंग को सपोर्ट किया गया है ताकि ऊपर से धंसे ना। बड़ी तकलीफ रहेंगे। सर ये किसी पेशेवर गैंग का काम लगता है। कम से कम 6-7 लोग जरूर लगे होंगे। ज़्यादा भी हो सकते हैं और ये 2-4 दिन का काम नहीं है, बहुत लंबे टाइम से प्लानिंग हो रही है। सर, बैंक के बाहर सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा रखा है बैंक वालों ने। देखो कोई और सीसीटीवी है क्या जिसमें हमें बैंक के बाहर का व्यू मिले? सर। जैसे कि वो बिल्डिंग, वहाँ चेक करो फौरन। ओके सर। सर, इतना बड़ा सुरंग एक दिन में खोदना पॉसिबल ही नहीं है। बैंक के नीचे इतना बड़ा सुरंग खोदा जा रहा था और किसी ने कुछ सुना ही नहीं। इम्पॉसिबल है सर। मुझे तो लगता है बैंक में से कोई तो इन्वॉल्व है इसमें। पुलिस कांस्टेबल, ताला तोड़ो। सर, लॉकर रूम की सुरंग यहाँ अंदर खुलती है। सर यही बाहर से देखने को कोई दुकान है, लेकिन इस पार्टीशन के पीछे सुरंग की ओपनिंग है सर। सर यह देखिए। माय गॉड, ये दुकान और बैंक के बीच कम से कम 20-25 फीट की दूरी होगी। मतलब ये सुरंग उतनी ही लंबी होगी? जी सर, लगभग उतनी ही लंबी है और बिल्कुल सीधे लाइन में खोदी गई है। ये सुरंग खोदने में तो महीनों लगे होंगे, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतना सब कुछ इस दुकान में हो रहा था और किसी को भनक तक नहीं लगी। और वो लोग करोड़ों लूट के चले गए। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच्ड ऑफ है। मोहिते, तुम वहाँ की सुरंग की फोटोज लेख लेना। सर। हमें आगे काम में आएंगे। सर, दुकान में जो नंबर लिखा है वो स्विच ऑफ है। ओह, देशमुख, पता करो ये नंबर कहाँ रजिस्टर्ड है और ये दुकान का मालिक कहाँ है। सर। मोहिते, तुम्हें दुकान और सुरंग की अच्छी तरह छानबीन कर लेना। सर। और गौतमी, सर। तुम दुकान और बैंक के बाहर पिछले दिनों की सारी एक्टिविटीज़ का पता करो। जितने भी सीसीटीवीज है उनका रिकॉर्ड खंगालो, इन लोगों के बयान लो। इससे पहले कि वो लुटेरे भाग जाए, हमें उन तक पहुंचने का लेट ढूंढना ही होगा। सर। सोसाइटीज में इंक्वायरी करो। ओके सर। यह सिक्योरिटी गार्ड रात में बैंक के बाहर ड्यूटी पर था। सब मेरे को नहीं मालूम, मैं तो बैंक के बाहर ड्यूटी पे था। तेरे बैंक के बाजू के गाले से सुरंग बनाकर तेरे बैंक के लॉकर के 35 लॉकर तोड़े और तूने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं सुना। दारू पी के ड्यूटी कर रहा था या तू भी शामिल है उन लोगों के साथ? नहीं साहब, माँ कसम मेरे को कुछ नहीं मालूम कौन कब ये कांड किया। लोग बैंक लॉकर्स इसलिए लेते हैं क्योंकि घरों से ज्यादा बैंक्स को सुरक्षित माना जाता है। और जिस बैंक में लॉकर रूम होता है, हर बैंक की तरह उसमें सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का एक लंबा चौड़ा विभाग होता है। लेकिन कहते हैं कि जिस तरह से पानी अपना रास्ता खोज लेता है, उसी तरह से लुटेरों ने सुरंग खोदकर लूट का रास्ता बना लिया। बैंक रॉबरीज के इतिहास में यह बेहद चौंका देने वाली वारदात थी। बैंक लॉकर रखने वाले हैरान परेशान लोग अपने खून पसीने की पाई पाई का हिसाब मांग रहे थे। ऐसे आपराधिक मामलों में जवाबदेही हमेशा पुलिस विभाग की होती है। पुलिस की तरफ उठी हर नजर हर बार यही सवाल पूछ रही थी कि पुलिस कब और कैसे और लूट का कितना प्रतिशत हिस्सा लुटेरों से बरामद कर पाएगी। लेकिन बोरीवली पुलिस के लिए भी इस तरह की लूट का केस नया था।
लुटेरों की पहचान पता करने का हर जरिया अंधेरे में तीर दागने जैसा था, लेकिन फिर भी 10 से ज्यादा पुलिस टीम्स इस केस में अपनी भूमिका अदा करने के लिए पूरा प्रयास कर रही थी। सर, ये गाला उमाकांत भिड़े का है जो थाना में रहता है। कह रहा था कि 6 महीने पहले इसने भवानी स्टोर वाले को ये रेंट पर दिया था। मैंने बुला लिया है उसे। गुड। सर, इस दुकान में ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे इसका भाड़ौती का लीड मिल सके। सर, ये सर सुरंग में जगह जगह ये गुटखे के पैकेट्स मिले। गुटखा? गुटखा तो महाराष्ट्र में बैंड है, और ये पैकेट्स भी बाहर के स्टेट के लग रहे हैं। मतलब जिन्होंने सुरंग को दिए शायद बाहर के स्टेट से आए थे, और ये भवानी स्टोर वाला भी। सर, ये भवानी बड़ा ही शरीफ लगता था, क्या पता था ऐसे हैरान कर देगा। ये भवानी स्टोर चलाने वाले का नाम भवानी है? जी सर, भवानी सिंह। ये लीजिए एग्रीमेंट के पेपर्स। कहाँ रहता है ये भवानी सिंह? सर, उसने कोई ढानू का आईडी दिया था, बोल रहा था पहले ढानू में दुकान चला रहा था। हाँ, लेकिन ये दुकान नहीं, बैंक रॉबरी को अंजाम पहुंचा रहा था, और तुम्हें भनक तक नहीं। सर, मैं तो थाना में रहता हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा यहाँ क्या चल रहा है। और ये जो बाजू में विट्ठल है ना, वो मुझे पैसे पहुँचा देता था। विट्ठल? विट्ठल स्टेट एजेंट। ये भवानी उसी का पार्टी था, ये मेरा दुकान उसी ने भाड़े पे चढ़ाया था। वो पेमेंट कैसे करता था, चेक से या कैश से? सर, वो कैश से ही पेमेंट करता था, डिपॉजिट और रेंट का पैसा भी उसने कैश में ही दिया था। विट्ठल, अभी थोड़ी देर पहले हम तुम्हारे दुकान पे आए थे, तुम्हारी दुकान बंद थी, आज खुली नहीं क्या? साहब, वो मुझे पता चला कि एरिया में कुछ लफड़ा हुआ है। लफड़ा? लेकिन वो लफड़ा वाला पार्टी तो तेरा था। कहीं तूने तो भवानी सिंह के साथ मिलके कुछ वो सुरंग वुरंग नहीं बनाया ना? नहीं साहब, मेरा इस लफड़े से कोई लेना देना नहीं है। मेरी तो दुकान है साहब वहाँ पे। मैंने तो बस उमाकांत जी का गाला भाड़े पे चढ़वाया था। मैंने तो पेपर भी लिया उनसे साहब, ये देखिए। पेपर एकदम बराबर है साहब, और चेहरे से भी शरीफ लग रहा था। 6 महीने पहले मेरे पास आया और बोला कि गाला चाहिए भाड़े पे। देखो सेठ, गाले तो बहुत है अपने पास, आपको किस काम के लिए चाहिए? वो परचून का दुकान खोलना है। परचून की दुकान बोले तो? परचून मतलब किराने का दुकान। अच्छा अच्छा। एरिया कितने का मांगता आपको? एरिया वो विठल भाई, वो क्या मैंने सुना है कि वो आपके बाजू का जो गाला है ना, वो आपके हाथ में है, वही जी। 1.5 लाख रुपए डिपॉजिट और 30,000 रुपये भाड़ा, इतना बजट है आपका? 1.5 लाख हो? इससे कम में दूसरा गाला है अपने पास। नहीं, दूसरा गाला नहीं विठल भाई, वो क्या ना, इस गाले का दिशा विशा वास्तु एकदम परफेक्ट है, यही गाला चाहिए। सेठ, बजट भी तो परफेक्ट होना चाहिए ना, है कि नहीं? और ये भाड़ा डिपॉजिट के अलावा 1.5 महीने का ब्रोकरेज भी लेगा। मैं कर पाओगे इतना? हाँ, चलेगा। मुझे तो लग रहा है साहब वो एकदम सोच के आया था, बैंक के लाइन वाला गाला ही मांगता था उसको। भवानी सिंह? कौन भवानी सिंह? ये पता यहीं का है ना? एड्रेस तो यहीं का है, पर यहाँ कोई भवानी सिंह नहीं रहता। सर, वो पैन कार्ड और आधार कार्ड फेक है, और जो नंबर हमें भवानी स्टोर्स के बोर्ड से मिला, वो नंबर फेक आईडी से खरीदा गया था। वो नंबर 3 महीने से आउट ऑफ सर्विस है। वो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट पे उसने अपना नेटिव एड्रेस झारखंड का लिखवाया है।
मतलब वो भी फेक ही है। भवानी सिंह से जुड़ी हर लीड एक डेड एंड पर जाकर रुक रही थी और बैंक के आसपास के सीसीटीवी से भी कोई लीड मिलती नजर नहीं आ रही थी। सर, बैंक के अंदर की फुटेज में कोई सस्पिशन नहीं मिला। सर ये देखिए सर, ये बैंक के पास वाली बिल्डिंग के सीसीटीवी फुटेज है जो 8 अक्टूबर संडे मॉर्निंग की है। सर ये भवानी स्टोर रॉबरी के पहले रोज खुलता था। ये 6 अक्टूबर यानी फ्राइडे नाइट का फुटेज है। ये देखिए, 4 लोग दुकान के अंदर गए, थोड़ी देर बाद 2 अलग लोग दुकान से बाहर आए, लेकिन किसी का भी चेहरा सीसीटीवी में कैप्चर नहीं हुआ है। ये 8 अक्टूबर मतलब संडे सुबह 7:45 बजे ये 6 लोग दुकान से बाहर आए। सबके हाथ में प्लास्टिक बैग है, लूट का माल इसी में होगा, लेकिन किसी का भी चेहरा सीसीटीवी में कैप्चर नहीं हुआ है। मतलब फ्राइडे नाइट को 4 लोग दुकान के अंदर घुसे, तो 4 लोग ऑलरेडी अंदर थे। जी सर, मुझे तो लगता है 8 से भी ज़्यादा लोग हो सकते हैं। सर बैंक के आसपास जितने भी सीसीटीवीज है सबकी फुटेज हमने खंगारी, लेकिन हैरानी की बात यह है कि किसी का भी चेहरा किसी भी सीसीटीवी में कैप्चर नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि ये लोग उस एरिया में जितने भी सीसीटीवीज है वहाँ से जब भी गुजरे अपना चेहरा छुपा लिया है, या तो फ़ोन पर बात करते थे या सीसीटीवी के दूसरे ओर देखते थे। ये लोग जानते थे कि उस एरिया में सीसीटीवीज कहाँ है और उससे कैसे बचना है। भले उनका चेहरा सीसीटीवी में कैप्चर ना हो, लेकिन भवानी सिंह के इस फेक आईडी में इसका असली फोटो तो हमारे पास है। एक काम करो, इसका लुकआउट नोटिस भेजो सभी पुलिस स्टेशन में, और भवानी स्टोर के कस्टमर और आसपास के लोगों से अच्छी तरह पूछताछ करना। शायद और भी क्रिमिनल्स के चेहरे हमारे सामने आ जाए। ये बड़ी शातिर क्रिमिनल्स है, इससे पहले कि वो हमसे दूर भागे हमें उन तक पहुंचना होगा। कम ऑन फास्ट सर। जो चेहरा इस लूट का सस्पेक्ट बनकर सामने आया उसकी पहचान फर्जी थी और उसको भवानी सिंह नाम से जानने वालों के बयान भी उस तक पहुंचने के सिरे नहीं जोड़ पा रहे थे, पर उसकी तलाश की कड़ी में कुछ नई जानकारियों के सिरे जुड़े। मैडम ये देख के तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन भवानी स्टोर पे 1-2 बार कई लोगों को आते जाते देखा मैंने, लेकिन शक्ल याद नहीं मैडम। और हाँ मैडम, कुछ महीने पहले वहाँ पे बम्बू और प्लाई का भी डिलीवरी होता था। हेलो भवानी सेठ, ये लकड़ी प्लाई किस लिए? अरे भाई एक रैक बनवा रहा हूँ, उसके लिए मंगवाया है। मैडम भवानी शक्ल से दिखता तो एकदम शरीफ था, अब पता नहीं ये कांड वो किया या उसके भांजे। भांजे? कौन भांजे? वो क्या है ना, कुछ दिनों से उसकी तबीयत खराब थी, वो वहाँ दिखा नहीं। उसकी गैरहाजिरी में 2 लड़के ये दुकान चला रहे थे। क्या नाम था उनका? साहब मुझे उनका नाम तो नहीं पता, लेकिन करीब 2 महीने पहले भवानी सेठ मेरे पास आया था। बोला उसकी तबीयत खराब है, उसको गाँव जाना था और उसके बदले उसके भांजे दुकान चलाने वाले थे। मैंने उसको बोला भी था कि ये सब बातें तू उमाकांत सेठ जी को बता देना। हाँ साहब, भवानी का फ़ोन आया था और उसने विट्ठल के सामने ही मुझे उन 2 लड़कों से मिलाया था। अरे विट्ठल भाई, अब दादा मुझे इलाज के लिए गांव जाना है, वापस लौटने में टाइम लग सकता है, इसलिए मेरी गैरहाजिरी में मेरे भांजे दुकान संभालेंगे। लेकिन भवानी सेठ आपको हुआ क्या है? भवानी ने मुझे कहा था कि उसको टीबी था। अब मेरे समझ में आ रहा है साहब, वो झूठ बोला होगा। उन दोनों लड़कों से सुरंग खुदवा के बैंक उसी ने लुटवाया होगा सर। एक बात बता, सुरंग तेरे बाजू के दुकान में खुद रही थी, सुरंग तेरी दुकान के नीचे से गई और ये बात तुझे पता ही नहीं चली? यकीन मानिए साहब, मुझे नहीं पता चला। वैसे भी उसका धंधा घाटे में चल रहा था, उसकी तबीयत खराब थी। मुझे तो ये लगा था कि ऐसे हालात अगर और कुछ दिन रहेंगे तो उसको दुकान बंद करनी पड़ेगी, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो भाड़ा टाइम टू टाइम देता था साहब। वो 2 लड़के जो गल्ले पे बैठे थे, उनका स्केच बनवा सकते हो? हाँ साहब, ट्राई करेगा। इन तीनों का जरूर कहीं ना कहीं क्रिमिनल रिकॉर्ड होगा। मोहिते चेक करो। सर। गौतमी सर। लूट के बाद ये लुटेरे किसी व्हीकल से स्टेट के बाहर गए होंगे। बोरीवली से दहीसर, मुलुंड, ऐरोली और वाशी चेकागा की तरफ जाने वाले एरिया के सभी सीसीटीवी खंगालो। सर 8-9 में से 3 लोगों के चेहरे तो सामने आ गए। ये लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए जरूर मोबाइल का इस्तेमाल करते होंगे, जो भागने के बाद उन्होंने बंद किए होंगे। राइट। बैंक के पास के एरिया के सभी मोबाइल टावर्स के रिकॉर्ड को निकालो, उसमें से जो भी नंबर सस्पिशियस लगे उसे तुरंत इन्वेस्टिगेट करो। सर।
अपराधियों तक पहुंचने के लिए 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी हर बारीक से बारीक सिरा टटोल रहे थे। पुलिस की हर नजर पैनी थी, लेकिन मंजर धुंधले थे। गौतमी, ये दो गाड़ियां एक के पीछे एक एसयूवी रॉन्ग वे से निकलकर इस गली में घुस गई है। ये कौन सा रोड है? सर ये बैंक के पास वाला रोड ही है। ये दोनों गाड़ियां सस्पिशियस है। ये दोनों गाड़ियां 8:15 बजे बैंक के पीछे से निकली और वो 6 लोग बैंक लूटकर 7:45 बजे भवानी स्टोर से निकले थे। गौतमी, पता करो ये दोनों गाड़ियां यहां से निकलकर और कहां देखी गई है। सर संभावनाओं का हर वो सिक्का उछाला जा रहा था कि शायद आने वाला हेड या टेल पुलिस इन्वेस्टिगेशन को कोई दिशा दे जाए, लेकिन पुलिस ऐसे खुराफातियों की तलाश कर रही थी जिन्होंने लूट की सुरंग खोदने से पहले अपने अंडरग्राउंड होने की सुरंग भी खोद रखी थी। सर ये दोनों गाड़ी 8 अक्टूबर सुबह 8:15 बजे बैंक के पास वाले रोड से गलियों के रास्ते से होते हुए मलाड से वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पहुंचे करीब 9:30 बजे। सर सोचने वाली बात यह है कि सीधा रास्ता चुनने के बजाय इन्होंने गलियों का रास्ता चुना। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पहुंचने के बाद ये मुड़े आरे मुलुंड टोल रोड पर करीब 11 बजे और फिर उसके बाद इनमें से एक गाड़ी ने मुलुंड टोल नाका क्रॉस किया। यानी ये दोनों गाड़ियां पर्पसली ऐसे रास्तों से गुजर रही थी जहां ये कम से कम सीसीटीवी में कैप्चर हो। यस सर। यानी वो लुटेरे इन्हीं दो गाड़ियों से लूट का सोना लेके भागे होंगे। सर आपका अंदाजा बिल्कुल सही था। दोनों गाड़ियों के नंबर्स फेक थे। जिस गाड़ी ने मुलुंड टोल नाका क्रॉस किया था, ना ही उसकी कोई लीड मिली, ना ही दूसरी गाड़ी की। पता नहीं ये दूसरी गाड़ी कहाँ गायब हो गई। हो सकता है दूसरी गाड़ी ने अपना नंबर प्लेट बदल दिया हो, या वो गाड़ी को वही कहीं डंप करके इन्होंने एक ही गाड़ी से टोल नाका क्रॉस किया हो। सर ये लोग सिर्फ शातिर क्रिमिनल नहीं, अच्छे आर्किटेक्ट भी है। सुरंग का इतना परफेक्ट नक्शा बनाया कि सीधा लॉकर रूम में खुला और बैंक वालों के हिसाब से इन्होंने लगभग 3 करोड़ 43 लाख की ज्वेलरी और कैश लूटी है। सर एक लीड मिली और शायद इस लीड से इस केस को एक नई डायरेक्शन मिल जाए। इस भवानी सिंह की पूरी कुंडली निकाल ली। इसका असली नाम कन्हैया राम है, हिस्ट्री शीटर है, चोरी और लूट के केस में कई बार अंदर जा चुका है। और उसके 2 भांजे? उन दोनों की तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, लेकिन कन्हैया राम 30 मार्च 2017 को मुंबई की एक जेल से जमानत पे रिहा हुआ है। 30 मार्च 2017? जी सर। सर 9 अप्रैल 2017 को उसने उमाकांत भिड़ी से वो गाला भाड़े पे लिया था। इसका मतलब जेल से रिहा होने के 10 दिन बाद उसने लूट की प्लानिंग की थी। ये भी हो सकता है कि ये सारी प्लानिंग उसने जेल में की होगी। पता करो जेल में उसके और कौन कौन साथी थे, उनकी डिटेल्स निकालो। सर और जेल रिकॉर्ड्स में ये कन्हैया राम का एड्रेस कहाँ का था? राजस्थान, भीलवाड़ा का रहने वाला है। भीलवाड़ा। जी कन्हैया राम कहाँ है? देखो अगर जानती हो वो कहाँ है तो बता दो, वरना वैसे तुम उसकी लगती क्या हो? वो मेरे पति थे, लेकिन उन्हें टीबी हुआ था। 2.5 महीने पहले हवा पानी बदलने के लिए गांव आए थे, लेकिन कुछ असर नहीं हुआ और एक दिन। मुंबई में कहाँ रहता था वो? दोस्त, रिश्तेदार, जान पहचान वाले? मुंबई में था कौन उसका? नहीं साहब, मुंबई में कोई रिश्तेदार नहीं थे और अपने दोस्तों के बारे में कभी उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। लेकिन तुम्हें ये तो पता होगा कि पिछले 6 महीने पहले तक वो जेल में था। हाँ मैडम, 25 सालों से यही सब तो देख रही हूँ। उन्हें मेरी कभी परवाह नहीं थी और वापस भी तब आए जब उन्हें अपनी देखभाल के लिए मेरी ज़रूरत थी। मुंबई से तुम्हें जिस नंबर से वो कांटेक्ट करता था वो नंबर दो हमें। जी साहब, मेरे फ़ोन में है। पुलिस क्राइम सीन के एरिया का डंप डेटा खंगालने के साथ साथ कन्हाई के मिले दूसरे नंबर के कॉल रिकॉर्ड्स भी खंगाल रही थी, लेकिन रिजल्ट अब भी 0 था। सर इस कन्हैया राम के कॉल रिकॉर्ड्स में ज़्यादा नंबर नहीं है और जो है उनसे भी कोई लीड नहीं मिल रही। लेकिन इसके कॉल रिकॉर्ड में एक अजीब बात है, पिछले 6 महीने से इसकी मोबाइल की लोकेशन सिर्फ विरार की है, जबकि इसने दुकान भाड़े पे बोरीवली में ली है। सर उन सभी के कॉल रिकॉर्ड अच्छे से चेक किए, कन्हैया नहीं, उनमें से किसी का भी फ़ोन क्राइम सीन पर एक्टिव नहीं था। हाँ, लेकिन इतने सारे लोग इतने बड़े क्राइम को अंजाम देने के लिए किसी न किसी तरीके से कम्युनिकेट कर ही रहे होंगे। अब डंप डाटा में कोई ना कोई नंबर ऐसा जरूर होगा जो हमें इस केस को लीड देगा। तुम फिर से अच्छी तरह डंप डाटा केस को फोकस करो।
सर एरिया में जितने भी लोग हैं सबका स्टेटमेंट ले लेना, किसी को भी मत छोड़ना। सर ये नंबर क्राइम सीन वाले स्पॉट पे एक्टिव था। इस पे कई बार रिंग कर रहा हूँ पर लग नहीं रहा। ये नंबर कब एक्टिव था वहाँ पर? सर सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक वो लड़के जब चोरी करके निकले उसके कुछ देर बाद ये नंबर ऑन हुआ और फिर ऑफ भी हो गया। एक नंबर लिख लो, 9897890000। पता करो ये नंबर किसका और किसके नाम पे रजिस्टर है, और इस नंबर के पिछले 20 दिन के कॉल रिकॉर्ड मुझे 1 घंटे के अंदर चाहिए। बोलो देशमुख। सर जिस नंबर की हमें तलाश थी वो नंबर मिल गया है। किसी फेक आईडी पर यह नंबर लिया गया था। बैंक रॉबरी के वक्त ये नंबर वहीं पर एक्टिवेट था और लास्ट कॉल पालघर के किसी लक्ष्मी गांवकर को किया गया है और 8 अक्टूबर के बाद ये नंबर बंद हो गया था। लक्ष्मी गांवकर कौन? सर मोहिते को पालघर भेज दिया है। थोड़ी देर में इस लक्ष्मी की पूरी कुंडली हमारे पास होगी। सर ये लक्ष्मी के बारे में मैंने सब पता लगा लिया है। ये लक्ष्मी एक धंधे वाली है। धंधे वाली? हाँ साहब, यही पालघर में एक चकला चलता है, वही मिल जाएगी ये। ये नंबर किसका है? साहब ये तो कट्टू का नंबर है। 8 अक्टूबर को कट्टू ने इस नंबर से कॉल किया था मेरे को। कट्टू? ये कट्टू कौन है? कट्टू नायकर साहब मेरा रेगुलर कस्टमर है, पर उस दिन के बाद से उसका फ़ोन नहीं आया मेरे को साहब। ये कट्टू नायकर मिलेगा कहाँ? मिलेगा कहाँ साहब ये तो मेरे को नहीं मालूम, पर गोवंडी में कहीं रहता है साहब। उसका एड्रेस नहीं मालूम मेरे को। एड्रेस नहीं पता, लेकिन करता क्या होगा ये तो ज़रूर पता होगा। नहीं साहब, क्या करता है ये नहीं मालूम, लेकिन 2 नंबर का आदमी है ये मेरे को मालूम है। उसकी कोई फ़ोटो है तुम्हारे पास? हाँ साहब, एक आधी बार उसने मुझे सेल्फी भेजी है, मैं बताती आपको। ये है। क्या कट्टू नायकन उन बैंक लुटेरों में से एक था जिनकी संख्या का अनुमान 8 से 10 लगाया जा रहा था? जिस भवानी स्टोर से लूट की सुरंग खोदी गई थी, उस दुकान को किराए पर लेने वाला कन्हई राम और भवानी सिंह रॉबरी से 2 महीने पहले ही मर चुका था। और जिन 2 लड़कों को वो अपना भांजा बता रहा था, उनकी फिलहाल कोई लीड नहीं मिल पाई थी। लेकिन क्या कट्टू नायकन की पहचान बैंक लुटेरों की असल पहचान दे पाएगी? सर ये कट्टू नायकन कर्नाटक से है, इसके आगे पीछे कोई नहीं। 12 साल पहले मुंबई लोकल ट्रेन में पैसेंजर का सामान उठाकर भागना, पॉकेटमारी, चेन स्नैचिंग के केसेस में अंदर गया था। सबसे पहले इसे रेलवे पुलिस ने अरेस्ट किया था। जेल से निकलने के बाद इसने अपना प्रमोशन करवा लिया। चोरी, लूटमारी, घर फोड़ी के कई केसेस में कई बार अंदर बाहर जा चुका है। गोवंडी में इसकी खुद की खोली है, लेकिन खोली को बहुत दिनों से ताला लगा हुआ है। सर कट्टू के पीछे मैंने खबरियों को लगा दिया है। आई होप जल्द से जल्द कोई लीड मिल जाए। ये कन्हई हाउस ब्रेकिंग के केस में अंदर था। ये कट्टू के भी यही हिस्ट्री निकली। मुझे लगता है इन जैसे क्रिमिनल की मिलीभगत है जिन्होंने इस रॉबरी को अंजाम दिया। कट्टू भाई तो कई दिनों से आए नहीं यहाँ, पर आप कौन हो जो उसे ढूंढ रहे हो? अरे मैं पूना से आया हूँ, ये पैकेट उन्हें देना था, तुम रख लो। तुम्हारे पास तो आते जाते होंगे ना? नहीं भाई, मैं किसी का पैकेट वैकेट नहीं रखूंगा। तो आसपास ऐसा कोई रहता है जो ये पैकेट रख ले? इधर एक ठेला लगता है डोसे का, शायद वो उसके गांव का है, तो उसे दे दो, वो ले लेगा। हाँ बोल पक्या साहब, कट्टू के बारे में एक इन्फॉर्मेशन मिली है। सर खबर पक्की है, कट्टू आज शाम घाटकोपर के किसी पार्किंग लॉट में किसी से मिलने आने वाला है। मुझे पूरी टीम 5 मिनट में मेरे केबिन में चाहिए। सर घाटकोपर में जितनी भी पार्किंग्स हैं वहां पर अपनी छोटी छोटी टीम्स फॉर्म करके भेज दो। अगर खबर पक्की है तो आज ही कट्टू नायकर मुझे अंदर चाहिए।
पीछे लो थोड़ा। ये तो वही नंबर प्लेट है। गाड़ी में देखो कुछ है क्या? देखो आसपास चेक करो। अबे कितना माल चाहिए तेरे को? क्या ना, अभी मैं तो खास है ना आपका। हाँ बोलो। सर कट्टू के साथ एक आदमी और है, क्या करें? अरेस्ट मत करना अभी, इसके साथ इसके बाकी के साथी भी होंगे, फॉलो देम। क्या बोला वो तेरे को? वो कुछ नहीं, क्या चलो जल्दी गाड़ी में बैठो, उसका पीछा करो। संतोष, दो आदमी और चढ़े हैं गाड़ी में। ओके ओके, हम लोग आ रहे हैं, स्ट्रेट चलो। अपने आदमी लोग रुक उनका कुछ क्या हुआ? कोई हमारा पीछा कर रहा है। अच्छा एक काम करते हैं ना, आगे से राइट लेते हैं। अगर ये लोग राइट मुड़े ना तो समझ लेना कि पीछा कर रहे हैं। ओवरटेक करो, स्पीड अप स्पीड अप। अन्ना ये अपना पीछा कर रहे हैं, अन्ना निकालो इधर से। सर लगता है उनको पता चल गया कि हम उनका पीछा कर रहे हैं, हम उनको ओवरटेक कर रहे हैं सर। बाहर निकलो। अरे क्या है तुम लोगों का, ऐसा कोई गाड़ी चलाता है क्या? बैंक रॉबरी के 4 दिन बाद कट्टू नायकन के साथ साथ उस्मान शेख, मोमिन खान और अज्जू मोहंती को विक्रोली मुंबई से अरेस्ट किया गया। लेकिन वो दो लड़के कहां थे जिन्हें कन्हई राम के बाद बैंक रॉबरी का प्राइम सस्पेक्ट माना जा रहा था? हालांकि जिन लोगों की गर्दन अब पुलिस ने पकड़ी थी उनमें से कोई भी दूध का धुला नहीं था, सबके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स थे। लेकिन सवाल यह था कि क्या कट्टू नायकन, उस्मान शेख, मोमिन खान और अज्जू मोहंती का उस बैंक रॉबरी से कनेक्शन था? क्या ये चारों क्रिमिनल्स गेहूं के साथ पिसने वाले घुन थे, या वो शातिर जो गेहूं के साथ साथ घुन भी चबा गए थे? मैं लक्ष्मी को फोन किया था साहब, इसका मतलब ये तो नहीं कि बैंक मैं लूटा है साहब। शान बत्ती मत कर, समझा ना? लूट का माल कहाँ है बता, और तुम्हारे बाकी साथी कहाँ है बोल। कौन से साहब? सर कट्टू के साथ पकड़ा गया उस्मान शेख, लंबी हिस्ट्री है सर। मुंबई, पूना, नागपुर, औरंगाबाद, अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा पुलिस में 100 से भी ज्यादा केसेस दर्ज है इस पर। पिछले 25 साल में काफी बार अंदर बाहर कर चुका है ये। देखो साहब, मैं मानता है कि मैं चोरी की गाड़ी में था, लेकिन मैंने ये बैंक का कुछ नहीं किया, साफ बोलता हूँ मैं तुमको। तुझे क्या लगता है तेरी एक कहानी सुन के तुझे सिर्फ कार की चोरी के केस में अंदर करेंगे? जब तक लोगों की खून पसीने की कमाई का एक एक पाई का हिसाब नहीं मिलता है ना, तुम लोगों की चमड़ी उधेड़ते रहेंगे हम। बताओ कहाँ है पैसा? अज्जू मोहंते, मोमिन खान, इनका भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है। पर सर इन चारों का यही कहना है कि इन्होंने बैंक को नहीं लूटा, और इन चारों के मुंबई में जितने भी अड्डे हैं सब जगह पे हमने छापे मारे, लूट का माल कहीं नहीं मिला।
जी मैडम, अरे मैम सुनिए तो सही। ये कमरा चेक करो। अरे कांस्टेबल ऊपर जाओ, ऊपर चेक करो, यहाँ देखो कुछ है क्या। मैम उस्मान ने कई घर लूटे तो है मैम, लेकिन मैम वो इतना बड़ा बैंक नहीं लूट सकता। अपने पति को बचा रही है तू? माल कहाँ छुपा रखा है, जल्दी बता। नहीं मैम, मेरे को मालूम होता तो मैं तुरंत बता देती। मैं खुद बहुत परेशान हूँ उससे। मैम वो यहाँ रहता तो है, मगर मैं खुद अब उसे अपना पति नहीं मानती मैम। जिस गाड़ी से वो चारों पकड़े गए, वो गाड़ी दूसरे गाड़ी के साथ 8 अक्टूबर को बैंक के पास दिखाई दी थी। वो दूसरी गाड़ी ने 8 अक्टूबर को ही मुलुंड चेक नाका क्रॉस किया था। उन लोगों ने लूट का माल जरूर मुंबई के बाहर कहीं छुपा के रखा है। इन चारों के और भी कई साथी हैं। दो तो वो भवानी सिंह के भांजे बनकर उसका दुकान चला रहे थे। इनको अलग अलग लेकर कोपचे में तोड़ो, तभी ये साले बताएंगे कि इनके साथी और लूटा हुआ 3 करोड़ 43 लाख का माल कहाँ गायब किया है। सब और ये सवाल भी हैरान कर देने वाला था कि उन उठाई गिरे चोरों ने उस बैंक रॉबरी को अंजाम कैसे पहुंचाया होगा जिन्हें उस चोरी की गाड़ी में पकड़ा गया था। गाड़ी चोरी करने का अपराध तो वो स्वीकार कर रहे थे, लेकिन ये स्वीकार नहीं कर रहे थे कि उन्होंने बैंक को भी लूटा था। तो फिर बैंक लूटने के लिए बनाई गई सुरंग का इतना परफेक्ट नक्शा और उसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए इतना क्लीन रोड मैप किस शातिर दिमाग ने तैयार किया था कि असल लुटेरे कौन थे, इसका कोई भी स्पष्ट प्रमाण पुलिस के पास नहीं था। क्या उन लुटेरों में सिर्फ ये 4 लोग थे या फिर कई और भी थे जो अब तक नजर में नहीं आए थे? चल उठ उठ। उस्मान फहीमुद्दीन शेख, सुना है तेरा बाप फहीमुद्दीन शेख मानखुर में मच्छियां बेचता था। तू 23 का था जब तूने एक ज्वेलरी शॉप खोल डाली थी। वहां भी तू लूटा हुआ सोना बेचता था। अब बैंक लूट लिया। बोल लूटा हुआ माल कहाँ रखा है, बोल दे। हाँ तो 23 साल जो किया उसका 5 साल सजा काटा ना मैं। अभी खाली चोरी की गाड़ी में पकड़ा गया हूँ तो आप भी डाल दो 2 साल के लिए। वो शाना बनता है तू। हाँ, कट्टू अज्जू और मोमिन ने सब बोल दिया है। कमीने है वो, अपना पल्ला झाड़ने के लिए मेरा नाम बोल दिया होगा। मैं नहीं जानता उनको। ठीक है, इसकी बीवी को उठा, फरीदा, उससे बोलवाएंगे हम लोग कि लूट का माल कहाँ रखा है। फरीदा कुछ नहीं जानती साहब। मतलब तू सब कुछ जानता है। बोल माल कहाँ छुपा रखा है, बोल। नहीं बोलेगा, तेरी बेबी फरीदा को उठा के लेके आएंगे हम। लंबी पूछताछ होगी, टाइम लगेगा। सोच ले तेरी बेटी का क्या होगा, सोचा है? इस बार तो 3 साल बाद आए हो तुम, और तुमने सोच ही लिया होगा कि तुम्हें वापस जाना ही है। शमीना बेटा, तुम चाबी से मत खेलो। तो कब जा रहे हो तुम? क्या फरीदा, बस आते ही मेरी खिंचाई चालू मत कर तू है। पूरा मोहल्ला मुझे लुटेरे की बीवी कहता है, शमीना को लुटेरे की बेटी कहता है। मेरी जिंदगी तो तुमने दोज़ख कर ही दी है। कभी शमीना के बारे में सोचा है तुमने? रोज रोज जेल जाके थक चुका था साहब, ऊपर से बीवी की किचकिच और पैसों की किल्लत। तो सोचा इस बार बड़ा हाथ मारता हूँ, पूरा जिंदगी बदल जाएगा। इस बीच मेरे को सोनीपत के एक रॉबरी के बारे में मालूम पड़ा। वो लोगों ने 120 फुट का सुरंग खोद के लॉकर लूटा था साहब। सोनीपत के बैंक के लॉकर तक पहुंचने के लिए यही वो सुरंग है जो चोरों ने बनाई थी। उस केस को स्टडी किया तो मालूम पड़ा कि लॉकर रूम में सीसीटीवी होता ही नहीं है साहब। तो सोनीपत रॉबरी से तुझे एलएनसी बैंक के लॉकर लूटने का आइडिया आया? क्या करूं साहब, ये शैतानी खोपड़ी में यही आइडिया आता है। माना क्या आइडिया तेरा था, लेकिन कट्टू अजूर मोमिन के अलावा और कौन प्लान में था? और लूट का माल कहाँ है? सर, उस्मान शेख ने लूट के माल से अज्जू को 5 लाख, मोमिन को 6.5 लाख और कट्टू को 10 लाख का सोना दिया था। इन लोगों ने अपना माल जहाँ जहाँ छुपाया था वहाँ से 80% माल बरामद हो गया। लेकिन लूट तो 3 करोड़ 43 लाख की हुई थी, जहाँ हमने छापा मारा। सर, कट्टू, मोमिन और अज्जू के बयान के मुताबिक जो लुटेरे हैं उनमें से 5 यूपी से है और 1 वेस्ट बंगाल से। मैंने यूपी और वेस्ट बंगाल के पुलिस को उनके सारे डिटेल्स भेज दिए हैं। गुड। 2.5 साल पहले मैंने सुरंग खोद के बैंक लूटने का प्लान बना डाला था, लेकिन उसे अंजाम तक पहुंचाने वाले उनका साथी अभी भी जेल में थे सर। जो इस बैंक रॉबरी में शामिल थे उन सबका ठिकाना बोल दे पहले। वो लोग किधर है मेरे को मालूम नहीं, लेकिन सबके सब मुंबई से बाहर हैं। मुंबई के बाहर कहाँ? मालूम नहीं साहब।
इनका नाम क्या है? बुद्धन है और ये लल्लन, लेकिन ये मेरे आदमी नहीं है। बद्री लेके आए थे इन लोगों को। 2 लोग और थे साहब, एक हरदयाल और विष्णु। ये लोग को भी बद्री लेके आया था यूपी से। और वो वेस्ट बंगाल का अशफाक, वो कहाँ है? अशफाक और बद्री के बारे में मेरे को कुछ नहीं मालूम। इन सब क्रिमिनल्स को इकट्ठा करके लूट का गैंग चला रहा था ना तू? हाँ, अज्जू और मुबीन तो मेरे साथ पहले से ही काम कर रहे थे, लेकिन 10 साल पहले जब भी मैं जेल में था तब मेरा मुलाकात अशफाक, बद्री और कट्टू से हुई थी। हम लोगों में बद्री सबसे ज़्यादा डेंजर था। हम लोग तो चोरी के चार्ज में अंदर गए थे, लेकिन वो अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्ज में अंदर गया था। ऐसी मैंने तिजोरी का ताला तोड़ा, साले ने मुझे देख लिया, मैंने वही सर फोड़ के साले को बेहोश कर दिया और उसके बाद सब कुछ आराम से लूटा। तफरी मार के चुपचाप चला गया आज पर। 7 साल पहले जेल से आने के बाद सबसे पहले हम सब ने हाथ मिलाया, अपना गैंग बनाया। अशफाक एक अच्छा ड्राइवर था। अशफाक ने गाड़ी चोरी की। उसका नंबर बदलने के बाद पहली बार हम लोगों ने थाने में एक फ्लैट में चोरी की थी। उसके बाद तो हम लोग पूना, सूरत, अहमदाबाद ऐसे कई शहरों में रेकी करते रहे। ऐसे घर की तलाश करते रहे जहां लूटने में कोई लफड़ा न हो। हम लोग 15-15 दिन तक बाहर रहते थे, लूटपाट करते थे और वापस मुंबई आ जाते थे। और जब ही हमने गैंग बनाया था तब डिसाइड किया था कि चोरी के बाद अगर हमारा कोई साथी पकड़ा जाए तो उसे ज़मानत पे बाहर निकालेंगे। और जब मैंने बैंक लूटने का प्लान बनाया तब तक अशफाक अंदर हो चुका था। मैंने सबसे पहले उसको ज़मानत पे बाहर निकाला। अरे दादा सलाम। सलाम दादा। सलाम सलाम सलाम। सोनीपत के बैंक के लॉकर तक पहुंचने के लिए यही उस्मान दादा प्लान अनेक भालो। আমি কি ভাবছি कि अगर आप बद्री भैया को भी अगर बाहर बुला लोगे ना तो अनेक मजा आ जाएगा। मतलब उनको बहुत अच्छा आइडिया है कि कैसे गड्ढा वड्ढा करते हैं, कैसे नक्शा बनाते हैं। बद्री अन्ना को गैर जमानती सजा हुआ है, 2 साल से पहले वो बाहर नहीं आएगा। हम लोग को ये मालूम था कि ये काम बद्री के बिना हम लोगों के लिए मुश्किल है, इसलिए हमने 2 साल तक उसके बाहर आने का इंतज़ार किया। और 2 साल बाद जब बद्री बाहर आया तब मैंने उसे सोनीपत का वो बैंक रॉबरी का वीडियो दिखाया। जेल में रह के कुछ पता ही नहीं चलता, सोनीपत में इतना बड़ा कांड हो गया। कौन सा गैंग था ये? अरे साले, सुरंग खोदने के 15 दिन के अंदर पकड़े गए। लेकिन मैंने ऐसा प्लान बनाया ना कि पुलिस भी सोचेगी कि बाप है अपन। और अन्ना, मैं तो बैंक भी ढूंढ लिया है। वो साकी नाका में ना एक बहुत बड़ा बैंक है, उधर का बाजू वाला गली में ना रात में कोई आता जाता भी नहीं है। एक रात में सुरंग खोदेगा कट्टू। उस्मान भाई, ये प्लान है आपका? एड़े पेड़ा खाना है ना तो मेरा पूंछ पकड़ के चल, दिमाग मत लगा। वो मेरे को लगा दे। बैंक कौन सा लूटना है? पिछले 2 साल से साला वही बैंक ढूंढ रहा हूँ मैं, जिधर सुरंग बना के जाया जा सके, लेकिन मिल ही नहीं रहा। तो ठीक है, अब हम आ गए, बैंक ढूंढते हैं, जैसा मांगते हो वैसा। अक्टूबर 2014 में हुई सोनीपत टनल बैंक रॉबरी से प्रभावित होकर अक्टूबर 2017 में हुई बोरीवली बैंक रॉबरी वो नहले पे दहला थी जिसका असली स्क्रीन प्ले तो अभी केस फाइल में लिखा जाना बाकी था। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाला सवाल यह था कि एक असंभव सी लगने वाली बैंक रॉबरी को कैसे संभव बना दिया गया कि इसे एक वेल प्लान्ड, वेल एग्जीक्यूटेड क्राइम की सुर्खियां मिली। सोनीपत के एक रॉबरी के बारे में मालूम पड़ा। वो लोगों ने 120 फुट का सुरंग खोद के लॉकर लूटा था साहब। सोनीपत के बैंक के लॉकर तक पहुंचने के लिए यही वो सुरंग है जो चोरों ने बनाई थी। सोनीपत में इतना बड़ा कांड हो गया। कौन सा गैंग था ये? अरे साले, सुरंग खोदने के 15 दिन के अंदर पकड़े गए। लेकिन मैंने ऐसा प्लान बनाया ना कि पुलिस भी सोचेगी कि बाप है अपन। बैंक कौन सा लूटना है? पिछले 2 साल से साला वही बैंक ढूंढ रहा हूँ मैं, जिधर सुरंग बना के जाया जा सके, लेकिन मिल ही नहीं रहा। तो ठीक है, अब हम आ गए, बैंक ढूंढते हैं, जैसा मांगते हो वैसा। बद्री के जेल से छूटने के 2 महीने बाद तक हम लोग सूरत, बड़ौदा और थाने जैसी जगह पे रेकी करते रहे और ऐसी बैंक ढूंढते रहे जिसे आसानी से लूटा जा सके।
लेकिन लौट के हमको मुंबई आना पड़ा। और यहाँ हमें मालूम पड़ा कि एलएनसी बैंक के बाजू में 3 गाला छोड़ के 1 गाला भाड़े के लिए खाली है। उस्मान दादा, लोहा मिल गया है। এখন गरम करे ना, हथौड़ा मार देते हैं। लोहा नहीं, सोने की खान है साले। इसको लूटने के लिए मार भी सुनार वाली चाहिए। धीरे 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 धीरे, समझा? गाले से एलएनसी बैंक तक सुरंग खोदने में कोई माथापच्ची नहीं होगी, एकदम सीधा सुरंग खोदेगा। लेकिन फिर भी माथा पच्ची है। गाला भाड़े पे लेने के लिए पैसा तो मैं दे दूंगा, लेकिन गाला भाड़े पे लेंगे किसके नाम पे? अन्ना, मैं है ना। ना दादा ना, किसी को भी भेजो, लेकिन ये साला कट्टू इसको पीछे रखना। ए, क्यों? तू आगे जाएगा क्या? शकल देख पहले तू अपनी। तू भाड़े पे दुकान लेने जाएगा ना, दुकान का मालिक तेरे को देख के ना सबसे पहले 100 नंबर घुमाएगा, मालूम है तेरे को? ए साला, मेरा मुंह क्या देखता है? बद्रीदारा का मुंह देख, पूरा खूनी लगता है, खूनी। चुप कर तू। मुझे भाड़ोतरी नहीं बनना। भाई आप बन सकते हो। क्या बोल रहा है तू? शक्ल से आतंकवादी लगता हूँ मैं, और ये अज्जू और मोबिन ये मटन बेचने वाले लगते हैं। हाँ तो मटन की दुकान ही खोलते हैं ना। अन्ना, अगर हम लोग में से कोई नहीं जाएगा फिर जाएगा कौन? मैं एक मारवाड़ी को जानता हूँ, सीधा साधा आदमी है दिखने में, काम में शाना है। फिलहाल वो अभी जेल में। अगर आदमी काम का है तो जमानत पे बाहर निकाल लेते हैं उसको। मुझे मंजूर है, लेकिन मेरा क्रिमिनल बैकग्राउंड है, मुझे कौन देगा गाला भाड़े पे? तो उसका टेंशन मत ले, हम लोग तेरे को पूरी तरह से सफेद पोश बना डालेंगे, समझा? देख, ये तेरा आधार कार्ड, ये तेरा पैन कार्ड। वो गाले के बाजू में विट्ठल स्टेट एजेंट है, गाला उसी के पास है। ये पैसा उसको देने का और डील नक्की कर, ठीक है? देखो सेठ, गाले तो बहुत है अपने पास, आपको किस काम के लिए चाहिए? वो परचून की दुकान खोलनी है। 1.5 लाख रुपए डिपॉजिट और 30,000 रुपए भाड़ा, इतना बजट है आपका? हाँ चलेगा। तो ठीक है, टोकन देके बुक करवा लो। अच्छा, 20,000 और ये 21,000 टोकन के। अबे आपका डिटेल्स लगेगा, जैसे कि पासपोर्ट, आधार कार्ड और पैन कार्ड। विठल भाई, वो पासपोर्ट तो मैंने बनवाया नहीं, पर हाँ मेरे पास आधार कार्ड और पैन कार्ड है। ये ठीक है, एक काम करो, कल आ जाना, ओनर से मिलके पेपर बनवा लेते हैं। जी जी। और हाँ, बाकी का जो पैसा है वो चेक में दे देना, जैसे चेक क्लियर हो जाएगा आपको गाले का पैसा मिल जाएगा। वो विठल भाई, मैं बाकी का पैसा भी कैश में ही दूंगा। ठीक है। कन्हई ने गाले का डील फाइनल कर लिया। उसके बाद मैं और बद्री बैंक की रैकी करने गए और बद्री ने सुरंग का नक्शा तैयार कर लिया था। बैंक में घुसने के बाद लॉकर रूम आखिर में लेफ्ट से शुरू होता है। अब ध्यान से सुन लो सब। एंट्री से लॉकर रूम की दीवार लगभग 22 फीट है और सभी गालों की लंबाई 30 फीट, यानी लॉकर 8 फीट में बना हुआ है। तो अब हम अपने गाले के पीछे वाले 8 फीट से सुरंग की खुदाई शुरू करेंगे और सीधा लॉकर के अंदर। आपका प्लानिंग देख के और ये नक्शा देख के मेरे को पुराना वाला पिक्चर याद आ गया ना। तेरे को पिक्चर याद आ रहा है? शांति से समझने देना। ये 8 फुट की दुकान, तो उसके बीच से खुदाई शुरू करेंगे। ये 8 फुट की दीवार की 4 फुट और ये 8 12 12 और 8 20 20 और 28 और 4 फुट इसके नीचे 32 फुट खोदनी है और विट्ठल की दुकान के नीचे से। लेकिन भाई, इतनी लंबी खुदाई, वो भी विट्ठल के नाक के नीचे से? ठीक है तेरी? हाँ सही है, क्योंकि उमाकांत और विट्ठल ने आपका चेहरा नहीं देखा,
लेकिन मेरी फोटो है उनके पास में। देखो भाई, खुदाई ऐसी होनी चाहिए कि किसी को कानो कान भनक नहीं होनी चाहिए। टेंशन मत ले, अपने गाले के बीच में आप पार्टीशन देंगे, बाहर दुकान चलेगी, अंदर खुदाई चलेगी। किंतु दादा ये तो खुदाई के लिए जो खर्चा आएगा उसके लिए एक और बैंक लूटना पड़ेगा। ये काम होने से पहले कोई लफड़ा नहीं चाहिए मेरे को। खुदाई का, गाले का जितना भी खर्चा रहेगा ना मैं दूंगा, लेकिन लूट के बाद वो खर्चा निकालने के बाद ही सबका हिस्सा होगा। ठीक है? ठीक है। भवानी स्टोर खोलने के लिए मैंने 8.5 लाख रुपए खर्चा किया। पूरा प्लान तैयार था, लेकिन अभी भी हम लोगों को खुदाई के लिए मजदूरों की ज़रूरत थी जिन पे हम भरोसा कर सकें। इस बार फिर से बद्री ने अपना सिक्का जमाया। मेरे गांव में हैं ऐसे लोग जो मजदूरी करते हैं और 2 वक्त की रोटी के लिए तरस हैं। आप कहो तो मैं बात करता हूँ। इतना बड़ा लालच देके उनका ईमान तक खरीद सकता हूँ। इसी वास्ते तो तेरा 2 साल तक बाहर आने का इंतज़ार किया मैंने। बुला ले उनको, लेकिन प्लान लीक नहीं होना चाहिए। उसकी टेंशन मत लो आप। बुला ले। वो लोग को यूपी से बुलाने के बाद हम लोगों ने मलाड के एक फ्लैट में रख दिया था, लेकिन सब कुछ जानने के बाद उन्होंने काम करने से मना कर दिया। ये कहाँ फंसा रहे हो बद्री भाई? आप बैंक लूटने के लिए सुरंग खुदवा रहे हो हमसे? क्या क्या बोल रहा है बद्री? तूने बताया नहीं इसको क्या करने का क्या नहीं करने का? मान भाई, मैं बात करता हूँ। देख ललन, मैंने जो प्लान बनाया ना वो तुम सबकी ज़िंदगी बदल देगा। भाई मानता ना मुझे, तो जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा कर, कोई बाल तक नहीं उखाड़ पाएगा तुम्हारा। और आगे की बात सुन, पूरी ज़िंदगी ऐसी मजदूरी करनी है गधे की तरह। वो चारों मान गए। उसके बाद उन लोगों को खुदाई के लिए औजार की ज़रूरत थी, तो मैंने कट्टू को चुना, क्योंकि कट्टू पहले वेल्डिंग का काम करता था। और कट्टू को ये भी कहा कि वो अलग अलग दुकान से औजार खरीदे, क्योंकि एक जगह खरीदने से आप लोग के शक में आने की गुंजाइश थी। तुम लोगों ने करीब करीब 30 फीट की खुदाई की है। कब से खुदाई कर रहे थे तुम लोग? सर, खुदाई का मुहूर्त तो कन्हई ने निकाला था। वो थोड़ा पूजा पाठ में मानता था, तो उसका दिल रखने के लिए हमने मई से खुदाई शुरू की। मई में कुछ निर्जला एकादशी करके हिंदू लोग का त्यौहार होता है। सब कुछ मुहूर्त के हिसाब से करने के बाद भी कन्हई ने हम लोगों को परेशान करना शुरू किया। उस्मान भाई, मैं दुकान के बाहर से ये नाप आप सब चेक करके आया, पर मेरे को क्या लगता है कि हम लोग जहाँ गड्ढा कर रहे हैं ना, यहाँ की जगह दीवार के थोड़े और करीब गड्ढा करना चाहिए, क्योंकि खुदाई करते हुए हम लोग थोड़ा आड़ा टेढ़ा निकल गए ना, तो लॉकर रूम की जगह सीधा बैंक में निकलेंगे, और बैंक में है CCTV कैमरा, सबके सब मारे जाएंगे। तो मेरे बनाए नक्शे में कमी निकाल रहा है, पर मैंने एकदम सही बनाया है। 1 मिनट बद्री, बोल रहा है ना, सुन ले। चेक किया होगा इसने। अरे तो इंची टेप थोड़ी लेके गया था ये। ठीक है कट्टू, इंच टेप ले और इसका पाँव का नाप ले बराबर से। चल। अन्ना 10 इंच है। 10 इंच है ना? सुन, बराबर से पैर रख के ऐसे जमा के ऐसे जोड़ के चेक करना कि जहाँ से हमने खुदाई शुरू की है और जहाँ तक पहुँचे हैं वो कितना है। पता कैसे करें? ऐसे ना, ये ऐसे करके। हम लोग को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि सही जा रहे हैं कि गलत, लेकिन फिर एक दिन किस्मत ने साथ दिया और बैंक वालों ने खुद कन्हई को अपने बैंक की सालगिरह पे इनवाइट किया। सालगिरह वाले दिन कन्हई ने बैंक में बराबर से माप लिया। और फिर खुद आके बोला कि बद्री का माप एकदम बराबर है। गाला लेने के बाद तुम सबका उस दुकान में आना जाना था, लेकिन एक कन्हई छोड़ के तुम में से किसी का भी चेहरा CCTV में कैप्चर नहीं हुआ। ऐसा क्यों? साहब, मेरे को मालूम था कि उधर कहाँ पे CCTV है, इसलिए बराबर से सबको गाइड किया कि कैसे जाना है और कैसे आना है। सबको समझाया मैंने। तुम 6 महीने से आपस में टच में थे, लेकिन आपस में कम्युनिकेट करने के लिए नंबर कौन सा इस्तेमाल कर रहे थे? साहब, मेरे को बराबर से मालूम था कि आप लोग फ़ोन रिकॉर्ड से पकड़ लेते हो, इसलिए मैंने ऑनलाइन चाइना मेड वॉकी टॉकी खरीद ली, जिसकी रेंज 1 किलोमीटर है साहब।
जब भी खुदाई चलती थी तो सामने पार्किंग में हमारे 2 लोग कार में वॉकी टॉकी लेके बैठते थे। जैसे ही उन्हें कोई गड़बड़ नज़र आती थी वो तुरंत वॉकी टॉकी से अपडेट कर देते थे। और कन्हई के काउंटर के पास एक स्विच बोर्ड था जिसका कनेक्शन सुरंग के अंदर की लाइट और एग्जॉस्ट फैन से था। तो जैसे ही कन्हई को कोई खतरे का मैसेज मिलता तो वो स्विच ऑफ कर देता था। सुरंग के अंदर बैठे मजदूर समझ जाते थे कि कोई ना कोई लफड़ा है, इसलिए वो शांति से लाइट ऑन होने का इंतज़ार करते थे और वहीं पसर जाते थे। जब खतरा टल जाता था तो कन्हई फिर से लाइट ऑन कर देता था और मजदूर काम पे लग जाते थे। और फिर रात को हम लोग खुदाई की मिट्टी थैलियों में भर के बाहर डंप कराते थे। लेकिन फिर कन्हई ने टेंशन दे दिया था, वो उसको टीबी हो गया था, बोला गांव जाएगा। मैंने बहुत समझाया, तब जाके उसने 4 मजदूरों में से 2 को, लल्लन और बुद्धन को, उमाकांत और विट्ठल से मिलवाया और फिर राजस्थान चला गया। फिर बाद में मालूम पड़ा कि वो मर गया। लेकिन हम लोग अपने सुरंग का काम रोक नहीं सकते थे। 4 अक्टूबर तक हम लोग 32 फुट खोद चुके थे, बस 5 फुट ऊपर खोदना बाकी था और लॉकर रूम में पहुंचना बाकी था। शनिवार और इतवार की छुट्टी की वजह से हमने 6 अक्टूबर शुक्रवार तक का इंतज़ार किया। फिर शनिवार की रात को आजा आजा हम लोग लॉकर रूम में घुस गए। मेरे साथ बद्री, अशफाक, अज्जू और 2 मजदूर थे। रुक रुक, अंदर चल, अंदर चल। तुम दोनों बाहर जाओ और बाहर नजर रखो, समझे? बाहर कट्टू और मोमिन थे जो वॉकी टॉकी से हमारे टच में थे। जैसे ही हमने मशीन से लॉकर काटना शुरू किया, कट्टू ने वॉकी टॉकी से हमें मैसेज किया। अरे बहुत आवाज आ रहा है अन्ना, बाहर थोड़ी देर के लिए बंद करो अभी। बाहर आवाज आ रहा है, बंद करना, बंद करना। क्या है? अरे बाहर आवाज आ रहा है, बंद कर मशीन। इतनी मेहनत करके यहाँ पहुंचे, ऐसे ही बैठे रहेंगे क्या? रुक जा भी, बंद कर मशीन। नहीं बंद करना मैं। अरे बंद करो ना अन्ना, अन्ना ना बंद करो, कोई जा रहा है, बंद करो। अरे अन्ना बंद नहीं किया तो सबके सब पकड़े जाएंगे हम लोग। आए चुप, मेरे को मारने का ना, काट डाल मेरे को। लेकिन याद रखना, एक भी लॉकर काट नहीं पाएगा, उससे पहले इधर पुलिस होगा। तू क्या करे? वैसे ही भाग जाए। ये सब कुछ करने के लिए लाखों रुपए खर्चा किया मैं, तो तुम लोग का जेब में भी लाखों रुपए डालने का जिम्मेदारी मेरा है। साला भाड़ में गया ये मशीन। आज तक तिजोरी तोड़ने के लिए मशीन यूज किया क्या हमने? नहीं ना। साला हमेशा हमारा पेचकस हमारा साथ दिया और माँ कसम आज भी यही साथ देगा। एक लॉकर को खोलने में 20 से 25 मिनट तक का टाइम लग रहा था। शुरू में हमने जितने लॉकर खोले लगभग सब खाली थे, तो मैंने आइडिया लगाया और की होल से तार डाल के चेक किया। तार अगर अंदर तक लॉकर में जाता था तो समझ जाता था कि लॉकर खाली है, और अगर बीच में रुक जाता था तो समझ जाता था कि माल है। ऐसा करते करते सुबह 7 बजे तक हमने 35 लॉकर खोल डाले थे साहब। कट्टू, काम हो गया? बाहर आए क्या? हाँ ना, कोई नहीं है, कोई नहीं है, सब सही है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चल आ रहे हैं हम लोग, चलो। ए कूद 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 कूद। सबसे पहले हमने उन 4 मजदूरों को उनके हिस्से का 1 किलो सोना और 5-5 हज़ार रुपये देकर स्टेशन रोड पे उतार दिया। उसके बाद आरे रोड पे बद्री भी 1.5 किलो सोना लेके और 5,000 रुपये लेके उतर गया। मैं, अशफाक, कट्टू, अज्जू और मोमिन मुंबई में थे। फिर 9 अक्टूबर को मैंने मालेगांव एक सुनार को फ़ोन किया। कौन सुनार? राजेंद्र बाग, जो पहले भी मुझसे लूट का सोना खरीदता था। फिर 10 अक्टूबर को हम लोग मालेगांव गए। 1 किलो 700 ग्राम सोने के उस सुनार ने हमें 28 लाख रुपए दिए। 11 लाख मैंने कट्टू को दे दिए और 6.5 लाख और SUV लेके
अशफाक वेस्ट बंगाल चला गया। वेस्ट बंगाल में कहा? मैंने बोला ना साहब, मेरे को मालूम नहीं है। सीधी तरह से बोलता है या हलक में डंडा डाल के उगलवाऊं? साहब मेरे को खाली इतना ही मालूम है कि वेस्ट बंगाल के बॉर्डर के पास अशफाक की बहन रहती है। वो वहाँ से बांग्लादेश भागने वाला था साहब। और वो बद्री कहाँ है? वो अपने गांव इलाहाबाद गया होगा साहब। और वो 4 मजदूर भी आसपास के गांव की थी। फरार अपराधियों से पहले मुंबई पुलिस ने 15 अक्टूबर 2017 को मालेगांव के उस सुनार को गिरफ्तार किया जिसे उस्मान और उसके साथियों ने लूट कर सोना बेचा था। उस सुनार के पास से 1 किलो और 700 ग्राम के सोने के गहने बरामद किए गए और बाकी लुटेरों में से बद्री पांडे और सुरंग खोदने वाले हरिदयाल, विष्णु, लल्लन और बुद्धन को पकड़ने के लिए यूपी पुलिस की मदद ली जा रही थी। वहीं अशफाक को पकड़ने के लिए वेस्ट बंगाल पुलिस की मदद ली जा रही थी और 16 अक्टूबर 2017 को अशफाक को वेस्ट बंगाल बांग्लादेश बॉर्डर के एक गांव से अरेस्ट कर लिया गया। सर, इस अशफाक का वेस्ट बंगाल से बॉर्डर क्रॉस करने का प्लान था। सर, ये मुंबई से उसी एसयूवी कार में से आया था। वो गाड़ी हमने उसके बहन के घर के बाहर से बरामद कर ली। उसके पास लूट का कितना माल मिला? नहीं सर, ज्वेलरी नहीं मिली। इसके पास सिर्फ 8,000 रुपये कैश था। बोल, माल कहाँ रखा है? बोल। मुंबई पहुंचे, मुंबई में है सब, मुंबई में है। मुंबई में कहा? एंटोपिल सर, मेरी सास के घर पे। दरवाजा खोलो। मैडम। अशफाक के बयान के आधार पर 17 अक्टूबर 2017 को अशफाक की बीवी को उसके मायके से 6.5 लाख कैश के साथ गिरफ्तार किया गया। लेकिन बद्री पांडे और सुरंग खोदने वाले चारों मजदूर अब तक फरार थे। पर 19 अक्टूबर 2017 को सुरंग खोदने वाले 2 मजदूर हरिदयाल और बुद्धन को इलाहाबाद रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार कर लिया गया और उनके पास से भी कैश और लूट के गहने बरामद किए गए। बैंक वालों के मुताबिक तुम लोगों ने 3 करोड़ 43 लाख रुपए लूटे। अब तूने जीसस को जितना भी बांटा है, तुम्हारे हिसाब से, तुम्हारी बात मान के चले तो भी 2 करोड़ गायब है। अब सच सच बता, तूने कितना माल अंदर किया है और वो बद्री और मजदूर कहाँ है? मैंने आपको बोला ना साहब, मेरे को बद्री और मजदूर के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है। और वो माल, वो कहाँ है? वो कहाँ है? वो एक मिनट साहब, बता रहा हूँ साहब। मैंने सबको बोल के रखा था कि लूट में से मोटा हिस्सा मैं लूंगा, तो वो पैसा मैंने अपनी बहन के यहाँ छुपा के रखा है साहब। बहन? कौन बहन? नादिरा। कहाँ रहती है वो? कहाँ रहती है वो? गोवंडी में रहती है साहब। पुलिस जब उस्मान की बहन नादिरा के गोवंडी वाले घर पहुंची तो उसको फरार पाया गया। पुलिस ने नादिरा की बेटी से नादिरा के करंट फोटोग्राफ और फोन नंबर हासिल कर लिया। नादिरा का नंबर ट्रेस किया गया तो पुलिस ने पाया कि उसका नंबर लगातार मुंबई के उपनगरों में ट्रैवल कर रहा था। लेकिन असलियत में नादिरा ने पुलिस को चकमा देने के लिए अपना फोन जानबूझकर एक ऑटो रिक्शा में छोड़ दिया था। और वहीं दूसरी तरफ पूछताछ के दौरान नादिरा के कलीना में छिपे होने की पुलिस को लीड मिली, जहां से पुलिस ने उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया। उस्मान की बहन नादिरा की गिरफ्तारी के बाद जितना भी लूट का माल अब तक बरामद हुआ है उसकी वैल्यू लगभग 2 करोड़ की है और तकरीबन 1.5 करोड़ की वैल्यू के गहने और कैश का कोई हिसाब अभी तक पुलिस को नहीं मिल पाया है। सुरंग का नक्शा तैयार करने वाला बद्री पांडे और सुरंग खोदने वाले 2 मजदूर लल्लन और विष्णु अब भी फरार हैं और उनकी तलाश जारी है। उस्मान शेख के बयान के मुताबिक इस बैंक रॉबरी की प्लानिंग से लेकर उसे एग्जीक्यूट करने तक इन लुटेरों ने अपने 2.5 साल जाया किए, जबकि मुंबई पुलिस ने इस प्लानिंग के मुख्य कर्ता धर्ता को सिर्फ 4 दिनों के अंदर जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। मुंबई पुलिस का एक काबिल तारीफ काम अपराधियों को चेतावनी है कि क्राइम नेवर पेज। ब्लैक हेडलाइन सप्ताह में अब हम आपको एक ऐसे शख्स का केस दिखाने जा रहे हैं जिसे क्राइम और क्रिमिनल्स के खिलाफ आवाज उठाने वालों का प्रतिनिधि कहा जाने लगा, लेकिन सुर्खियों को आवाज देने वाला खुद सुर्खियां बन गया। आइए देखते हैं आज का हमारा दूसरा केस। Hello and welcome to the program once again.
मोस्ट वांटेड दिल्ली के हमारे स्टूडियोज में आप सभी हजरात का खैर मकदम करता है। आई एम सुहेल शम्सी, योर होस्ट। अ वेरी वार्म वेलकम टू यू। आप इस चेहरे को पहचान लीजिए। इस शख्स का नाम है मुस्तफा जहांगीर। मुस्तफा जहांगीर उत्तर प्रदेश का एक कुख्यात अपराधी है और उत्तर प्रदेश की पुलिस को बहुत ही लंबे वक्फे से इसकी तलाश है। मुस्तफा जहांगीर, हम जानते हैं कि तुम रूप बदलने में माहिर हो, लेकिन मोस्ट वांटेड देखने वाले करोड़ों लोगों की निगाहों से अब तुम बच नहीं सकते। मुस्तफा जहांगीर, हम जानते हैं कि इस एपिसोड के रिलीज होने के बाद से तुम्हारे जहन पेशतर है, होश फाख्ता है, और इस कैफियत में जरूरी है कि तुम अपनी अक्ल का इस्तेमाल करो और अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो, सरेंडर कर दो। कमाल का आदमी ताऊ, क्रिमिनल्स को खुली धमकी देता है। भाई उसके टीवी शो की वजह से 23 अपराधी पकड़े गए। सिल्वर जुबली होने वाली है। किसी ने सोचा भी नहीं होगा सुहेल शम्सी का टीवी प्रोग्राम इतना कारगर सिद्ध होगा कि अपराधी खुद ही सरेंडर करने लगेंगे। और भी कितने? मंजू, क्या हुआ सर? मेरी वाइफ मंजू ने सुसाइड करने की कोशिश की, प्लीज हेल्प। जल्दी जल्दी आओ, चलिए चलिए जल्दी आओ, चलिए फटाफट, चलिए फटाफट। मंजू 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 मंजू, कुछ नहीं, चल जल्दी चलो जल्दी। चुप, क्या हुआ बाबू? हाँ मंजू, हाँ मंजू, हाँ मंजू, मैं हूँ ना। हम बस पहुँचने वाले, हॉस्पिटल पहुँचने वाले। हाँ भाई साहब, ये सीधा रास्ता ले लीजिए, यहाँ से जल्दी पहुँचेंगे। कम ऑन, सीधा सीधा। हाँ सर। सर जी, कांड हो गया यहाँ पर। सुहेल सर की वाइफ ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है। हाँ सर, हम उन्हें नर्सिंग होम ले आए हैं, बहुत सीरियस हैं। ठीक है सर, आपको अपडेट देते रहेंगे। जी सर। डॉक्टर साहब, मंजू ठीक है ना? देखिए, ब्लड फ्लो को रिड्यूस करने के लिए हमने बैंडेज कर दिया है। अच्छा, इससे ज़्यादा हम कुछ कर नहीं पाएंगे। आप एक काम कीजिए, आप इन्हें अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में ले जाइए। इनके पास वक्त बहुत कम है। प्लीज़ हरी अप, क्या? प्लीज़ हरी अप सर। किसने बनाया तुझे डॉक्टर? किसने बनाया डॉक्टर? अगर पेशेंट का इलाज नहीं कर सकते हो तो हॉस्पिटल खोल के क्यों रखा है? सेवर, वरना तेरा हॉस्पिटल बंद करा दूंगा मैं आज। अरे सर, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड सर। इस तरह के क्रिटिकल केस को हैंडल करने के लिए हमारे पास फैसिलिटी नहीं है सर। तो डिग्री कहाँ से ली तूने? कहाँ से डिग्री ली? ठीक कर मेरी पत्नी को। मैं बता रहा हूँ, मैं आज कुछ भी कर जाऊंगा, मैं बता रहा हूँ। अरे आप समझ नहीं रहे सर, मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पर वो अवेलेबिलिटी नहीं है सर। अवेलेबिलिटी तो तेरी नहीं होगी। सर जी छोड़ो इसको, हम मैडम को मेडिकल कॉलेज लेके चलते। अरे धूमल, मेडिकल कॉलेज जाने में आधा घंटा लग जाएगा। अब समझिए, कोशिश कीजिए। वी डोंट हैव दैट फैसिलिटी। अब प्लीज समझाइए नहीं हो। जी गोली मारो अस्पताल को, मेडिकल कॉलेज चलते हैं। सही कह रहे सर। सर चलिए सर। मंजू, मंजू, strengthen your will. Ananya is waiting for you. मंजू, hold. Please, please, please. सोना नहीं है, सोना नहीं है, सोना नहीं है. Come on. स्ट्रेचर, स्ट्रेचर लाओ। फटाफट निकालो।
सिस्टर इमरजेंसी वार्ड जल्दी तैयार करो, मूव फास्ट। डॉक्टर देखिए मेरी बीवी को क्या आई एम सॉरी, शी इज नो मोर। आज पूरे 1 महीने के बाद कॉलेज खुल रहा है, अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। इस नए बिल के चक्कर में देश जलकर खाक हो रहा है, पढ़ाई ठप, काम ठप। पता है जीडीपी अभी तक के सबसे निचले स्तर पर है, सरकार गिरने को है, देश पर फिर से चुनाव का बोझ। बहुत अच्छा लग रहा है। देश की चिंता बाद में कर लेंगे, पहले ये बताओ तुमने अपने पेरेंट्स से हमारी शादी की बात की? नहीं, डर लगता है कहीं सरकार की तरह हमारा गठबंधन। ये जोर दौड़ की सरकार नहीं है, हमारे प्यार का बंधन है। और शादी हमारा चुनाव, इसलिए हमारे पेरेंट्स को हमारे फेवर में वोट डालने ही पड़ेंगे। तुमने ये कैसे सोच लिया कि हम किसी गैर मजहबी लड़की के साथ तुम्हें निकाह करने की इजाजत देंगे? अबू, हिंदुस्तान सेक्युलर नेशन है और हमारा संविधान मुझे खुद अपना हमसफर चुनने का हक देता है। अबू, निकाह तो मैं मंजू से ही करूंगा। मैं शादी करूंगी तो सोहेल के साथ ही करूंगी, नहीं तो क्या? बोल। अरे चुप क्यों हो गई? देख मंजू, आज तक के तेरी हर जिद पूरी की, लेकिन किसी दूसरे धर्म के लड़के के साथ तुझे कभी शादी नहीं करने दूंगी। शादी तो हम करके रहेंगे, बस एक बार यूके का वीजा लग जाए। यूके का वीजा? क्यों? हाँ, मैंने प्रवीण भैया से बात की थी, हमारे रिश्ते को लेकर खुश हैं। कह रहे थे मैनचेस्टर आ जाओ, शादी करा दूंगा। रियली? सुहेल और मंजू की प्रेम कहानी जल्द ही प्रेम विवाह में बदल गई। 1993 में दोनों ने यूके जाकर मंजू के भाई प्रवीण की मदद से शादी कर ली और फिर 1994 में दोनों इंडिया वापस आ गए। कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत अच्छी। तो फिर हम होटल में क्या कर रहे हैं? चलो ना। कहाँ? अरे तुम्हारे घर या मेरे घर, चलो ना। मंजू, जाना तो मैं भी चाहता हूँ, लेकिन नहीं जा सकते। क्यों? अरे क्योंकि रस्म और रिवाज के हिसाब से शादी के बाद पहले लड़के के घर जाया जाता है। और अम्मी भी तुमसे मिलने के लिए बेकरार हैं, लेकिन क्या? अब्बू बहुत गुस्से में। तुम्हारे घर में क्या माहौल है? प्रवीण भैया ने ना सब कुछ हैंडल कर लिया है। मम्मी पापा में मम्मी तो ठीक है, पापा थोड़े से नाराज हैं, उन्हें मैं संभाल लूंगी। बाकी मेरी मौसमी दीदी है ना, उन्होंने यूएस से घर में फोन किया था और सबको समझा दिया। वाह यार, तुम्हारे भाई बहन तो बिल्कुल तुम्हारे साथ हैं। बड़ी खुशनसीब हो तुम। हाँ, वो तो मैं हूँ। तुम्हें पता है, अगर तुम मेरी मौसमी दीदी से मिलोगे ना, वो ऐसी जादू करनी है, एक बार तुम्हारे अब्बू जान से मिल लेंगी ना, तो तुम्हारे अब्बू जान के गरम गुस्से को नरम कर देंगी। मुझे नहीं लगता। अब्बू से बाद में मिल लेंगे, फिलहाल तुम्हारे घर चलते हैं, ठीक है? हाँ ठीक है, सामान पैक करो। ये सही है। वहीं रुको। ऐसा क्या इस लड़के में जो हमें बताए बिना तुम इसके साथ इंग्लैंड भाग गई? पापा जरा सुन दो। तू चुप रहे। अब कुछ बोलेगी या देखती रहेगी? पापा प्लीज, ये एक्टिंग छोड़ दो। हाँ, फिल्मी डायलॉग ना मुझे भी बहुत अच्छे से बोलने आते हैं। अब सोहेल के बारे में बोलना शुरू करूंगी तो आप लोग ही कहोगे कि मैं ख्यालों में चली गई हूँ। प्लीज, सोहेल अच्छा लड़का है और प्रवीण भैया ने आपको सब। तुम भी इसकी तरह से फिल्मी डायलॉग ही मारते हो? नहीं सर, मैं डायलॉगबाजी में नहीं, हकीकत में यकीन रखता हूँ। और हकीकत यह है कि मैं और मंजू एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ये बहुत खुश है मेरे साथ और हमेशा खुश रखूंगा सर इसे। सर, वी कंप्लीट ईच अदर। इससे ज्यादा मेरे पास कहने के लिए कुछ और नहीं है सर। गुड। अच्छा लगा तुमसे मिलके। पापा, आपने तो डरा ही दिया था सच्ची। तुम दोनों के प्यार ने आखिरकार हमें झुका ही दिया।
खुश रहो। आई एम हैप्पी फॉर बोथ ऑफ यू। आप लोगों को होना चाहिए था, पता है वहाँ बहुत सुंदर है पापा। एक फैमिली फोटो जाए। स्माइल। आई एम सॉरी फॉर योर लॉस। सोहेल जी, मुझे आपका स्टेटमेंट लेना होगा, प्लीज डोंट माइंड। कैसे हुआ ये सब? अगले महीने मंजू का 31st बर्थडे होता, उसी के बर्थडे सेलिब्रेशन की प्लानिंग कर रहे थे, यहाँ बैठी थी वो। लेकिन मेरे दिमाग में भाटिया सुसाइडल केस चल रहा था, जिस पर मैं अगला एपिसोड बनाने वाला था। उसी के पेपर्स चेक कर रहा था बस। सो गई अनन्या? आज बड़ी फिक्र हो रही है अनन्या की। मुझे हमेशा तुम दोनों की फिक्र होती है यार, कैसी बात कर रही हो? अच्छा, तो फिर जब से आए हो तब से फाइल में क्यों घुसे हुए हो? मंजू यार, फिर से शुरू मत करो प्लीज। मैं शुरू कर रही हूँ? मैं शुरू कर रही हूँ सोहेल? हाँ, तुम्हें बड़ा ख्याल रहता है ना सब चीजों का। फिर तो तुमने डिसाइड कर लिया होगा कि मेरा बर्थडे कहाँ मनाना है, यहाँ या बैंक्वेट में, है ना? यार मंजू, कहीं पे भी बना लेंगे, क्या फर्क पड़ता है? अभी मैं कुछ जरूरी काम कर रहा हूँ, इसके बारे में बाद में बात कर सकते हैं ना, प्लीज। सोहेल, तुम्हें मेरा बर्थडे मनाना ही नहीं है, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने काम की फिक्र है बस। मंजू, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मैं भाटिया सुसाइडल केस पे एपिसोड बना रहा हूँ अभी, जो तुम्हारे बर्थडे से पहले टेलीकास्ट होगा, दैट्स इट। यार, कभी भाटिया कभी मुस्तफा, हमारे बीच में ना प्यार जैसी कोई चीज रह ही नहीं गई है सोहेल। सिर्फ ये क्राइम और क्रिमिनल। अरे भाटिया क्रिमिनल नहीं है, फैन था वो मेरा। बाहर में क्या तुम्हारा भाटिया? तुम्हें अपने भाटिया के केस की पड़ी है ना। अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मेरा क्या केस बनेगा। अब मैं देखती हूँ तुम मेरा केस संभालोगे या अपने भाटिया का। ए मंजू, क्या कर रही हो? क्राइम केस। मंजू, मेरी बात सुनो मंजू। अनन्या बेटा, आप कब जग गए बेटा? मंजू, तो कुछ भी नहीं है, ये और भी कितने। मंजू, क्या हुआ सर? मेरी वाइफ मंजू ने सुसाइड करने की कोशिश की, प्लीज हेल्प। चल। मैं उसको नहीं बचा सका सर, नहीं बचा सका उसको, माफ कीजिएगा सर, लेकिन मुझे हॉस्पिटल जाना होगा। तो क्या मैं? आप जा सकते हैं, मैं कांस्टेबल को बोल दूंगा, वो आपको छोड़ देगा। थैंक यू। वैसे भी अभी तक मेरे हाथ कांप रहे हैं, ड्राइव नहीं कर पाऊंगा सर। सर अभी हम सोहेल शमसी जी के घर के बाहर हैं। कल रात अपने शो में क्रिमिनल मुस्तफा जहांगीर को सरेंडर की चेतावनी देने वाले होस्ट सोहेल शमसी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि कल की रात खुद उन पे कितनी भारी होगी कि उनकी पत्नी आत्महत्या कर लेगी। सोहेल जी, आप हमें बताइए, क्या आप अपनी पत्नी का मर्डर किया है या उन्होंने आत्महत्या किया है? सोहेल जी, आप प्लीज कुछ बताइए। आप मीडिया को बता क्यों नहीं रहे? सोहेल जी, आपकी पत्नी ने आत्महत्या किया है या आपने मर्डर किया है? सोहेल जी, प्लीज मीडिया को कुछ बताइए, जनता जानना चाहती है। रम्या के बारे में नहीं सोचा पापा उसने। कैसे मैं इस बच्ची को उस घर में लेके जाऊंगा जहां पर नहीं, ऐसे उसकी मां। ऐसे मत सोचो अनन्या, और तुम मेरे साथ चलो। मंजू के बाप का घर उसकी बेटी का भी है और उसके पति का भी। हाँ बेटे। सर, जैसा कि आपने पुलिस को बताया कि आपकी बेबी ने सुसाइड किया था, क्या वो किसी बात से परेशान थी? सर, ऐसा क्या हुआ था? सर, तुम जाओ बेटा। सर, आपकी बेटी ने सुसाइड किया, इसके बारे में आपका क्या कहना है? मंजू सुसाइड से 2-3 घंटे पहले मेरे पास आई थी। तो क्या सर आपको भनक लग चुकी थी कि वो सुसाइड करेगी? जी नहीं, जब कोई फैसला ले लेता है, पूरा मन बना लेता है, तो उसके चेहरे से समझना मुश्किल होता है कि वो क्या करने वाला है। अगर मुझे थोड़ा भी अंदाज़ा होता तो मैं
उसे रोक लेता। सर क्या वजह हो सकती है? सोहेल के बाद जब मंजू के माता पिता का बयान लिया गया तो उन्होंने ये माना कि मंजू शॉर्ट टेम्पर्ड थी और गुस्से में अपना आपा खो देना उसका स्वभाव था। और मंजू के भाई प्रवीण द्वारा तो और भी चौंका देने वाला बयान सामने आया। सर मैंने मंजू को कई बार समझाने की कोशिश की कि गुस्से से कोई इशू सॉल्व नहीं होता है सर, लेकिन वो हर सिचुएशन को मेसी कर लिया करती थी। कुछ साल पहले भी उसने सुसाइड करने की कोशिश की थी। कब? सर ये कोई 2-3 साल पहले की बात है। प्रवीण और उसके माता पिता ने मंजू की मौत में किसी भी तरह की साजिश का संदेह नहीं जताया, लेकिन मंजू की 2 बड़ी बहनें भी थी। मंजू की मझली बहन मौसमी तब यूएसए में रह रही थी और बड़ी बहन स्नेहा दुबई में। उस हादसे के बाद बड़ी बहन स्नेहा ने फैक्स के जरिए अपना बयान पुलिस को भेजा, जिसमें उसने कहा कि मंजू की मौत में उसे किसी भी तरह के फाउल प्ले का कोई शक नहीं है, जबकि मझली बहन मौसमी द्वारा कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की गई। अब पुलिस को इंतजार था मंजू की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का। सर, सोहेल की बीबी मंजू की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। मंजू की बॉडी को एग्जामिन करने वाले 3 डॉक्टर्स में से 2 का मानना है कि मंजू की इंजरी सेल्फ सस्टेन्ड थी। मतलब 3 डॉक्टरों में से 2 मानते हैं कि मंजू ने आत्महत्या की है? जी सर। और मंजू की फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक जिस चाकू से वार हुआ उस पर सोहेल के कोई भी फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। और जल्द ही ये मान लिया गया कि मंजू की मौत आत्महत्या थी। सोहेल शमसी को मंजू के परिवार, अपने फैंस और शुभचिंतकों से सांत्वना हासिल हुई। सोहेल बेटा, ऊपर जी। लेकिन मंजू की मौत के 3 महीने बाद जब मंजू की मझली बहन मौसमी यूएसए से इंडिया वापस आई तो इस केस का रुख ही बदल गया। स्नेहा दी, मंजू अपनी हर बात मुझसे शेयर करती थी। अब दुबई में होते हुए भी इंडिया नहीं आ सकी और मैं यूएस से आ गई। अब उसे इंसाफ भी मैं ही दिलाऊंगी। देखो बेटा, वो देखो 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 देखो, ये गई, देखो ये जा। बेटा आप यहाँ बैठना एक बार। ये पकड़ो पकड़ो पकड़ो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरी बहन मंजू की आत्महत्या का जिम्मेदार उसका पति सुहेल ही है। आप कहना क्या चाहते हैं? सोहेल ने अपनी बीवी को सुसाइड करने के लिए इंस्टिगेट किया? जी हाँ, इंस्टिगेट तो वो उसे बहुत पहले से कर रहा था, लेकिन उस रात मंजू ने सुसाइड नहीं की बल्कि उसका मर्डर हुआ था। आपके मुताबिक सोहेल ने अपनी पत्नी को मारा है? जी हाँ, जिस आदमी की इमेज आप लोग की नजरों में क्रिमिनल्स को पकड़वाने वाली है, एक्चुअली में वो खुद एक क्रिमिनल है। उसने अपनी वाइफ मेरी बहन मंजू का मर्डर किया है और ये बात मैं बहुत जल्दी प्रूव भी कर दूंगी। देखते ही देखते मंजू की बहन मौसमी मीडिया की सुर्खियां बन गई। उसने मंजू की मौत के 3 महीने बाद उसे आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या बताया। पर क्या उसके दावे में कुछ सच्चाई थी? क्या मंजू ने आत्महत्या की थी या फिर वाकई में उसका पति सोहेल ही उसका हत्यारा था? जो केस आत्महत्या मानकर अपने फैसले की कगार तक आ पहुंचा था, क्या मंजू की बहन के बयान के बाद वो हत्या का केस बन पाएगा? इन सवालों के जवाब हमें मिलेंगे कल रात 11 बजे इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।